हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल PWS क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का यूरोप में राष्ट्रवाद। क्लास 10th का इतिहास का पहला लेसन होगा जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद होता क्या है वो समझे। राष्ट्रवाद अगर देखा जाए तो बाबू राष्ट्रवाद में तो राष्ट्रपति प्रेम वो कहलाता है राष्ट्रवाद, यानी राष्ट्रपति लगाव वो राष्ट्रवाद कहलाता है। जिसके प्रति अगर वाद लग जाए, मतलब कहने का मतलब जाति में लिख जाए वाद, जातिवाद तो जाति के प्रति लगाव, ठीक है। नारीवाद नारी के प्रति लगाव, राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति लगाव, क्षेत्रवाद क्षेत्र के प्रति लगाव, मतलब जिसके प्रति मतलब वाद लग गया तो कहने का मतलब उसके प्रति तुम्हारा लगाव है, उसके प्रति तुम्हारी प्रेम है। समझ में आया। तो वही चीज को यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों आया, कैसे आया, कारण क्या क्या थे, क्या क्या चेंजेस आए, सारी घटनाओं को हम लोग देखेंगे। उसके पहले कुछ मुख्य पॉइंट है उसको हम लोग कवर करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। चलो समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है यूरोप एक महादेश है। सबसे पहले हम समझते हैं कि महादेश यूरोप एक महादेश है। जिस प्रकार से हमारा एशिया है वो भी एक महादेश है, उसी प्रकार यूरोप भी एक महादेश है। तो यूरोप भी एक महादेश है, एशिया भी एक महादेश है। तो उसी में हम लोग समझते हैं यूरोप और एशिया के बारे में। एशिया जिसमें हम लोग रहते हैं, अगर एशिया महादेश की बात की जाए तो जहां हम लोग रहते हैं वो एशिया महादेश। हम लोग किस महादेश में रहते हैं? एशिया महादेश। एशिया महादेश में रहते हैं, लेकिन हम लोग को आज पढ़ना है यूरोप महादेश के बारे में। यूरोप महादेश में अगर देखा जाए बाबू तो यूरोप एक महादेश है जिसके अंदर कुल 144 देश आते हैं लगभग। हाँ, एक्यूरेट नहीं है, लगभग, कम बेसी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर बात की जाए यूरोप महादेश में देशों की संख्या पूछा जाए तो कितना बोलोगे तुम लोग? 144। तो यूरोप महादेश में कुल 144 देश। कितने देश है? 144। और हमें कुछ मुख्य देशों के बारे में अध्ययन करना है। तो कहने का मतलब मुख्य देश में कौन कौन हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, इटली हो जाएगा, प्रशा हो जाएगा, है ना। ये सब सारे देशों के बारे में हमको अध्ययन करना है, किन ये यूरोप में राष्ट्रवाद वाले चैप्टर में। तो समझते हैं धीरे धीरे हम लोग क्या समझेंगे। तो मुख्य देश हमारा हो जाएगा जर्मनी, दूसरा हो जाएगा इटली, तीसरा है फ्रांस, और भी बहुत सारे ऐसे देश है, लेकिन मुख्य देश इसी का नाम होता है। अब देखते हैं पूरी दुनिया में महादेशों की संख्या है बाबू 7। अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि पूरे दुनिया में कितने महादेश है, तो 7 महादेश है, जिसमें हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं। पढ़ने वाले हैं यूरोप महादेश के बारे में, ठीक है। पूरे महादेशों की संख्या कितनी है? 7। अपना भारत एशिया महादेश में जिसमें हम लोग रहते हैं बाबू, वो कौन से महादेश में? एशिया महादेश। अब पूरे एशिया महादेश में देशों की संख्या लगभग कितना बाबू? 50। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एशिया महादेश में देशों की संख्या कितनी है? 50। बढ़ भी सकता है, मतलब 52-53 भी हो सकता है, कुछ ऐसे देश भी हो सकते हैं, लेकिन 50 है, 50 देश है। अब बोले बाबू 144, तो 144 देश पूरे। अब देखो यहाँ पर लिखा है यूरोप महादेश में कितने देश हैं? 144। और यहाँ पर एशिया महादेश में कितने देश हैं? 50। लगभग में, ठीक ना, एक्यूरेट नहीं है, लगभग में। तो लगभग में कितने देश है सर? 50 देश है। अगर पूरे विश्व में देशों की संख्या आ जाए तो कितना आ जाएगा बाबू? 193। पूरे विश्व में देशों की संख्या कितनी है? 193। पूरे विश्व में देशों की संख्या कितना है? 193। तो 193। अब समझते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद की बात करना है बाबू। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग इतिहास के बारे में, सोशल साइंस का ये SST का इतिहास वाला कंपार्टमेंट है, जिसमें हम लोग अगर इतिहास के बारे में अगर तुम लोग से पूछ दिया सर इतिहास कहते किसको है, तो बीती हुई घटनाओं का काल क्रमानुसार, मतलब डेट बाई डेट काल क्रमानुसार लिखित विवरण को इतिहास कहते हैं। यानी जो भी हमारा बीत जाता है, ठीक है, उसका अगर लिखित विवरण मिल जाएगा, काल मतलब समय के साथ साथ, यानी इतने समय में ये बीता था, मतलब साथ साथ अगर लिखित विवरण मिल जाएगा डेट बाय डेट, उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसको हम लोग कहते हैं इतिहास, ठीक है। बात करते हैं बाबू देखो यूरोप में राष्ट्रवाद है, तो राष्ट्रवाद होता क्या है? तो सबसे पहले राष्ट्रवाद का अगर संधि विच्छेद करें तो राष्ट्र और प्लस वाद मिलकर बनता है राष्ट्रवाद। राष्ट्र का मतलब होता है देश, वाद का मतलब होता है लगाव, प्रेम, जो भी हो जाए। तो यहां से अगर इसका पूरा का पूरा इसको हम बोले अपने शब्दों में, तो देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? तो देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। मुश्किल है? कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है सर। सामाजिक, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हमारा सेशन है सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान कहते किसको है? तो लिख सकते हैं बाबू, मानव समाज का अध्ययन ही सामाजिक विज्ञान कहलाता है। जैसे हम लोग समाज के बारे में देखें तो समाज क्या है? मानव का समूह समाज कहलाता है। मानव का समूह क्या कहलाता है? समाज कहलाता है। अब सामाजिक विज्ञान का है
तो यहाँ पर देखा गया है बाबू, मानव समाज का अध्ययन ही सामाजिक विज्ञान कहलाता है। मानव समाज का अध्ययन कौन विज्ञान कहलाता है? सामाजिक विज्ञान। तो क्वेश्चन ही आ जाएगा बाबू, सामाजिक विज्ञान कहते हैं किसको है? तो मानव समाज का अध्ययन ही सामाजिक विज्ञान कहलाता है। समाज किसे कहते हैं बाबू? लोगों का समूह समाज कहलाता है, यानी मानव का समूह क्या कहलाएगा? समाज। तो समाज के बारे में भी समझ में आ गया होगा और सामाजिक विज्ञान के बारे में भी समझ में आ गया होगा, इतिहास और राष्ट्रवाद तीनों समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? अगर तुम लोग से थोड़ा सा हम शॉर्ट रिवीजन करें तो बोलेगा बाबू कि यूरोप में देशों की संख्या कितनी है सर? 140। एशिया में देशों की संख्या कितनी है सर? 50। बोलेगा पूरे विश्व में देशों की संख्या कितनी है सर? 190। बोलेगा बाबू कि हम लोग किस महादेश के बारे में पढ़ने वाले हैं? यूरोप महादेश के बारे में। यूरोप में कौन सा चैप्टर है बाबू? यूरोप में राष्ट्रवाद। सर यूरोप में जो राष्ट्रवाद होगा उसमें जो देश 144, उसमें से मुख्य देशों की संख्या, मुख्य देश कौन है? फ्रांस, इटली, जर्मनी। ये ज्यादा भूमिका निभाता है राष्ट्रवादी भावना लाने में, ठीक ना? फ्रांस, इटली, जर्मनी। अगर थोड़ा सा फ्रांस, इटली, जर्मनी को देखना चाहे तो देखो विश्व में फ्रांस, इटली, जर्मनी है क्या? विश्व का मैप है कहीं पे? विश्व का मैप यही होगा, फ्रांस, इटली और जर्मनी। देखो ये अपना विश्व का मैप है। ये किसका मैप है? विश्व का। विश्व का मैप में अगर देखा जाए वो विश्व का मैप में अगर देखा जाए तो ये देखो, थोड़ा सा अगर हम अध्ययन करें तो ये अपना है एशिया। ये जो पूरा दिखाई दे रहा है ये एशिया महादेश है। एशिया महादेश है अपना, यहाँ पे भारत है, दिखा दे रहा है ना? यहाँ पर क्या है? भारत है। अगर थोड़ा सा और इधर देखा जाए, यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं तो यूरोप है कहाँ? तो ये अपना यूरोप महादेश दिखा दे रहा है, ये यूरोप महादेश, ये यूरोप है, ठीक है। यूरोप में यहीं पे है, यहाँ पर है देखो इटली, ये छोटा सा जगह है इटली, ठीक है। इसी के बगल में फ्रांस, इसी के बगल में है जर्मनी। तीनों के बारे में पढ़ना है तो देखो फ्रांस, इटली और जर्मनी। तो ये वो यहाँ ये कैसे और क्यों गया था भारत में, इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब कहने का मतलब है क्यों जाता भी तो है यहाँ, उसके बारे में पढ़ेंगे। जब हम कब पढ़ेंगे? जब भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं तो यूरोप में राष्ट्रवादी भावना क्यों आई थी, काहे आया था, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो यही अपना यूरोप है, इसी के बारे में हम लोग विशेष अध्ययन करने वाले इस वाले चैप्टर में, ठीक है। अब समझते हैं। देखो तो यहां से समाज के बारे में समझ गए। अब राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद कहने का मतलब राष्ट्रवाद आया क्योंकि राष्ट्रवादी भावना जैसे ही आई तो हम लोग को आजादी मिल गया। मतलब राष्ट्रवाद आया तो दो चीज हम लोग को मिला, जिसमें सबसे पहला चीज है आजादी। लोगों के अंदर जब राष्ट्रवादी भावना आई तो कहने का मतलब है कि वो शासन में रहना नहीं चाहते थे, किसी के अवरुद्ध रहना नहीं चाहते थे। वो सोचते थे कि भाई हम अपना जिंदगी हम अपने जिएंगे, मेरा अपना मतलब लोकतंत्र होगा, राजतंत्र नहीं होगा, ठीक है। तो राष्ट्रवाद भावना आया तो सबसे पहला आया आजादी। मतलब राष्ट्रवादी भावना आने से लोगों में आजादी हो गई और साथ ही साथ एकीकरण हुआ। एकीकरण करने का मतलब है कि जैसे राष्ट्रवादी भावना हुआ था ना तो बहुत सारे देश विभक्त थे। जैसे मान लेते हैं कि पूरा मान लेते हैं यूरोप में बहुत सारे देश हैं, तो बहुत सारे देश में कुछ ऐसे देश थे जहां पर राष्ट्रवादी शासन था, जहां पर लोकतंत्र था, ठीक है, जहां कहीं पे राजतंत्र था, कहीं पे कुछ किसी और का शासन था। तो जब राष्ट्रवाद हुआ तो सभी का शासन एक जैसा हो गया। एक जैसा होने के बाद सभी का एकीकरण हुआ। एकीकरण करने के मतलब टुकड़ों में जो विभक्त था पूरा यूरोप, उसको एक साथ अटैच कर दिया गया, उसको कहते हैं एकीकरण। जैसे भारत में क्या था, भारत में जब हुआ तो कुछ ऐसे देश थे जो मुगलों के अधीन था, कुछ ऐसे देश थे मराठों के अधीन था, कुछ ऐसे देश थे जो बहुत सारे शासक जो आए थे उसके अधीन था, है ना, कुछ अंग्रेजों के अधीन था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब राष्ट्रवादी भावना आई तो मुगलों को भी हटा दिया गया, अंग्रेजों को भी हटा दिया गया, हटाया ना, और सभी देश को क्या कर दिया, एकत्र करके हमारा देश एक भारत बन गया जो भारत। समझ में आया? तो इसको कहते हैं एकीकरण। एकीकरण करने का मतलब है कि एक करना। एकीकरण का मतलब एक करना। तो राष्ट्रवादी जब आते हैं, राष्ट्रवाद का मतलब होता है सबसे पहले राष्ट्रवाद जब आएगा तो आजादी मिलेगी और साथ साथ एकीकरण होगा, यानी जो टुकड़ों में विभक्त था वो टुकड़ा एक जैसा हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? अब समझते आगे। राष्ट्रवाद में देखो, अब ये राष्ट्रवाद में हम क्या बताए थे, राष्ट्र के प्रति प्रेम राष्ट्रवाद कहलाता है। जातिवाद क्या कहलाएगा, तो जाति के प्रति प्रेम जातिवाद कहलाएगा। क्षेत्रवाद क्षेत्र के प्रति प्रेम, क्षेत्र के प्रति लगाव क्षेत्रवाद कहलाएगा। परिवारवाद परिवार के प्रति लगाव परिवारवाद कहलाएगा। नारीवाद नारी के प्रति लगाव नारीवाद कहलाएगा। बात समझ में आ गया? यानी जहां वाद लग गया, जिसके प्रति लग जाएगा वही नारीवाद, वही वाद हो जाएगा, मतलब उसके प्रति प्रेम की भावना हो जाएगी। थोड़ा सा हम लोग चलते हैं यूरोप में। कहाँ चलते हैं अब? यूरोप, क्योंकि हम लोग इधर घूम लिए एशिया महादेश, यूरोप महादेश के बारे में कुछ अध्ययन कर लिए। हम लोग को विशेष टॉपिक है जिसका नाम है यूरोप। तो यूरोप में हम थोड़ा सा घूमने चलते हैं कि यूरोप में है क्या क्या। चलो यूरोप में यहीं पर से घूम लेते हैं, थोड़ा सा भारत में रहकर यूरोप का भ्रमण करते हैं, कुछ क्षणिक जानकारी हम लोग लेते हैं। तो यूरोप एक महादेश है, हम लोग को पहले ही बता चुके थे कि यूरोप महादेश है। यूरोप एक महादेश है, इसके अंदर इटली, जर्मनी, हम बताए सर यहाँ तीन देश बताते हैं, फ्रांस, इटली और जर्मनी। कौन कौन देश आता है देखो, मुख्य रूप से इटली, देखो इसके अंदर इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक ना, ऑस्ट्रिया, प्रसा, फिर हमारा फ्रांस, फिर ब्रिटेन, यूनान, पोलैंड,
फिनलैंड, बोहेमिया आदि ऐसे देश थे। बहुत और भी देश है, और भी देश हैं, लेकिन ये जो देशों के जो नाम हम दिए थे, ये देश कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद में कुछ ना कुछ भूमिका निभाता था। इसी कारण से इनका नाम हेड लिस्ट में सुर्खियों पर नजर आया। ठीक है ना। सुर्खियों पर नजर आने का काम क्या है कि ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई भावना निभा रही, यूरोप में राष्ट्रवादी भावना इसके अंदर था, राष्ट्रवाद में, यूरोप के राष्ट्रवाद में इनका कोई ना कोई योगदान था, इसीलिए इसका नाम हेड लिस्ट में है, या कह सकते हैं कि सुर्खियों में है, जिसको हम लोग देख पा रहे। बहुत सारे देश थे जिनका नाम नहीं नजर आ रहा। आगे समझते हैं राष्ट्रवाद होता क्या है सर। यह एक ऐसी भावना है, बोलेगा अब राष्ट्रवाद, जैसे कहने का मतलब हम राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्र के प्रति प्रेम ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो ये हमारा मानना है, ये हमारा परिभाषा है। जब हम लोग अपने तौर से परिभाषा बनाएंगे तो राष्ट्र के प्रति प्रेम राष्ट्रवाद कहलाएगा। लेकिन अगर किताब क्या परिभाषा दे सकता है उसको समझते हैं। किताब देखो क्या परिभाषा दे रखा है आप लोग के लिए। यह एक ऐसी भावना है जो किसी देश के रहने वाले, किसी देश में रहने वाले लोगों के बीच एकता की भावना को प्रकट करता है। जैसे कहने का मतलब कैसा एकता, सामाजिक एकता, आर्थिक एकता, धार्मिक एकता के बीच का भावना को प्रकट करता है, मतलब एक दूसरे को लोग बांध के रखता है, उसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। जैसे मान लो कि राष्ट्र के बारे में हित करेंगे, राष्ट्र के बारे में मान मेरे प्रति है, मेरे अंदर राष्ट्र के प्रति हित है, तो राष्ट्र के प्रति हित है तो अगर कोई अगला व्यक्ति भी अगर राष्ट्र के प्रति हित सोचेगा तो मेरे जैसा ही सोचेगा। जैसे कहना भारत के प्रति, भारत के हित के बारे में सोचेंगे तो भारत कैसे विकास करेगा, तो उसका अगर हित है, अगला भी आदमी अगर भारत के बारे में हित सोचेगा तो उसका और मेरा विचार लगभग सेम होगा। तो विचार अगर सेम है तो बताओ कि एकता आएगी कि अनेकता आएगी, एकता आएगी ना। तो राष्ट्रवाद क्या कहलाता है बाबू, किताब के हिसाब से यह एक ऐसी भावना है जो किसी देश में रहने वाले, यहाँ पर और भी जोड़ सकते हैं, अनेक जाति धर्म लिख सकते हैं ना, अनेक जाति धर्म ये सभी उस पर अटैच करते हैं, लोगों के बीच, अनेक जाति धर्म लोगों के बीच एकता की भावना को प्रकट करती है, उसे ही हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। तो दिक्कत आप समझते हैं। राष्ट्रवाद आया क्यों था, तो राष्ट्रवाद इसलिए आया था, लोग क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे। राष्ट्रवाद बोलेगा बाबू लाने का कारण क्या था, राष्ट्रवाद भावना क्यों आई थी, तो लोग जो पहले जो यहाँ के राजा थे, राजा जो राज्य करते थे, उस राजा के शासन से लोग परेशान हो चुका था, उनकी क्रूरता, उनका निरंकुश था देख देख कर लोग परेशान हो चुका था, जिस कारण से लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना जाग गई। साथ ही साथ क्या हुआ, और भी देखो, और भी कारण क्या था राष्ट्रवादी भावना होने के बाद, पुनर्जागरण काल का समय, यानी कहने का मतलब है, पुनर्जागरण कहने का मतलब है कि नए नए लोगों का उदय हुआ, नए नए सोच, नए नए विचारधारा वाले लोगों का उदय हुआ, जिस कारण से भी राष्ट्रवादी भावना जागी। पहले का लोग, आज के लोग भी अभी आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे लोग हैं कि रुपया तो बहुत सारे हैं लेकिन उनको गुलामी करना अच्छा लगता है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि रुपया उसके पास बहुत सारा है, गुलामी करना अच्छा लगता है। वही कारण है, वही काम है कि पहले के लोग क्या थे ना, पहले के लोग के पास पैसा कितना भी हो जाए लेकिन वो दूसरे का तलवा चाटने वाला काम करते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो जनरेशन चेंज हुआ, तो कुछ ऐसे लोग आए जिनको दूसरे को गुलामी करना पसंद नहीं था, दूसरे को बातों में चलना पसंद नहीं था, वो देखते थे कि खुद सोच सकते थे कि मेरा सही है, मेरा गलत क्या है। इस कारण से भी लोगों के अंदर पुनर्जागरण, मतलब नए सोच वाले लोगों की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण से राष्ट्रवादी भावना का उदय हुआ। समझ में आया। तो ये के अंदर अगर राष्ट्रवादी भावना आएगा ना तो दूसरा को भी बताएगा कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो लोगों सभी के अंदर राष्ट्रवादी भावना आ जाएगी। यही घटनाएं घट रही थी। अब समझते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण समझते बाबू, फ्रांस। और देखो और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखाए हैं, और भी बहुत सारी चीजें कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच फ्रांस से यह जो राष्ट्रवादी भावना स्टार्ट हुई थी, वह कहां से स्टार्ट हुई थी सर, फ्रांस से। कहां से, फ्रांस से। तो फ्रांस में क्रांति हुई थी, जो कौन सा क्रांति था, फ्रांसीसी क्रांति 1789, फ्रांसीसी क्रांति 1789। तो फ्रांस में जो क्रांति हुआ था, वही क्रांति से, जैसे कहने का मतलब फ्रांस एक छोटा सा देश था। ठीक है, फ्रांस एक छोटा सा देश था। अब फ्रांस छोटा सा देश था, अब बताओ कि छोटा देश, मतलब वो कहने का मतलब अकेला सोच रहा था क्या कि जब यहाँ पर राष्ट्रवादी भावना आई ना, तो अगल बगल जितने सारे देश थे वो सोचे कि अगर फ्रांस में राष्ट्रवाद हो सकता है, फ्रांस अपने मतलब देश को आजाद करने के लिए उसके अंदर राष्ट्रवादी भावना जाग सकती है, तो हम लोग के अंदर क्यों नहीं। तो यहां से भी राष्ट्रवाद का उदय होना चालू हो जाता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। देखो यूरोप में राष्ट्रवाद उदय होने का कारण, सबसे पहले देखो यहाँ पर दे दिया गया साफ साफ, फ्रांस की क्रांति सबसे पहला कारण है। फ्रांस की क्रांति के साथ साथ ही यूरोप में भी राष्ट्रवादी भावना जाग गई, क्योंकि फ्रांस की क्रांति और देखो फ्रांस यूरोप के अंतर्गत ही है, यूरोप महादेश के अंतर्गत है ना, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत बहुत सारे देश है जिसमें फ्रांस है ना। तो फ्रांस के अंदर जैसी राष्ट्रवादी भावना आता है तो पूरा यूरोप में इसका होड़ मच जाता है कि भैया हम भी आजाद होंगे, हमको भी आजाद होना है। ठीक है, फ्रांस आजाद हुआ तो लोग कहता है कि हमरो आजाद होना है, तो फ्रांस के पूरे यूरोप महादेश में आजादी का होड़ मच जाता है कि हमको क्या करना है, हम भी अपना जिंदगी, मतलब हम भी यहाँ लोकतंत्र स्थापित करेंगे, राजतंत्र को खत्म करेंगे। ठीक है, अब समझते आगे।
तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है। उसके समय वहां का शासक जो था फ्रांस की क्रांति के समय 1789 में, उस समय वहां का शासक कौन था? लुई सोलहवां। ये एकदम निरंकुश शासक था, याद होगा शायद आपको, याद होगा फ्रांस की क्रांति में पढ़ाए थे कि लुई सोलहवां जो था वो एकदम निरंकुश शासक था। निरंकुश कहने का मतलब जिस पर किसी का अंकुश ना हो, क्रूर शासन। क्रूर शासन कहने का मतलब किसी का बात उतना ही सुनता था, किसी अपना वर्चस्व चलाता था, अपना बात मनवाता था, अपना शासन चलाता था, उसको कहते हैं निरंकुश शासक। अगर क्लास अच्छा से किया होगा तो याद होगा। फिर बाबू आता है नेपोलियन का आक्रमण। नेपोलियन का सैन्य बल का आक्रमण होता है। नेपोलियन का आक्रमण किया जाता है कहां पे? यूरोप पर नेपोलियन का आक्रमण होता है। इस कारण से भी यहाँ पर राष्ट्रवादी, जैसे कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जी रहे हैं, ठीक है, अब उसमें ज्यादा तुम प्रताड़ना देगा तो कितना देर बर्दाश्त करेगा? बर्दाश्त करने वक्त ही ना करेगा। और जैसे मान लेते कि बर्दाश्त करते उसको बर्दाश्त पार हो गया तो बोलेगा भैया आइसो तो मरिए रहे हैं, चलो लड़के मरते हैं, शायद जीत गए तो जहां मिल गया, नहीं मिला, नहीं जीते तो थोड़ा सा जगह मिल गया जहां पे हम लोग चल जाएंगे। आ समझ में? जीत गया तो पूरा जहां मिल गया, नहीं मिला तो इतना थोड़ा सा जगह जरूर मिल जाएगा जहां पे हम लोग को मिल जाएगा जगह। पूरे पृथ्वी पर इतना बहुत जगह खाली करे, फेंकिए देगा, लेकिन मर गए तो ये तो नहीं ना सोचेंगे नहीं ना कि हम लोग लड़े नहीं थे। तो ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या बाबू, अब यहाँ पर देखो नेपोलियन, अब यहाँ इसका आदर्श क्या था? नेपोलियन का देखो, नेपोलियन का आदर्श क्या था? नेपोलियन में जो आक्रमण कर रहे थे, जितने भी सैन्य बल थे, उसका आदर्श क्या था? आदर्श क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्र हमको चाहिए, समानता कहने का मतलब है कि लोगों के अंदर में समानता होनी चाहिए। कहने का मतलब ना किसी को ऊंच नीच का भेदभाव यहाँ खत्म कर दो। स्वतंत्र, समानता, अबंधुता। बंधुता का मतलब एक दूसरे से बंध के रहना चाहिए, दोस्ती यारी रहना चाहिए, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा को खत्म करो। ये इसका आदर्श था। फिर आता बाबू मेटरनी क्यू, याद आ रहा होगा तुम लोग को, मेटरनी का नाम सुना होगा। मेटरनी की प्रतिक्रियावादी नीति। प्रतिक्रियावादी नीति कहने का मतलब समझ में आता है? प्रतिक्रिया कहने का मतलब जो सुधार लाने की कोशिश ना करे। अगर बोलेगा प्रतिक्रियावादी का मतलब क्या होता है, तो प्रतिक्रियावादी का मतलब होता है जो सुधार लाने की कोशिश ना करे। यानी सुधार तुम लाना चाहेगा, तुमको बोलेगा नहीं सुधार नहीं आना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रतिक्रियावादी नेता, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं मेटरनी का प्रतिक्रियावादी नीति। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या था? मेटरनी। मेटरनी क्या था? मेटरनी को बना दिया गया था ऑस्ट्रिया का चांसलर। किसको बना दिया था? मेटरनी। हाँ, उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनी था। और जो कैसा था बाबू? जो सुधार लाने का विरोधी था, यानी वो सोचता था कि यहाँ पर लोकतंत्र ना आए, यहाँ पर राजतंत्र ही रहे। राजतंत्र रहेगा तो फायदा ना है, लोकतंत्र आएगा तो फिर जानते हो लोक के शासन हो जाएगा, मतलब लोग अपना शासन चलाएगा। तो लोकतंत्र ना आए, यहाँ पे राजतंत्र ही रहे, यानी सुधार लाने के विरोध में था। इसी मेटरनी को प्रतिक्रियावादी नीति यहाँ पे राष्ट्रवादी भावना स्टार्ट करने का एक विशेष कारण बन सकता है। आगे समझते हो। पुनर्जागरण, आपको बताया था पुनर्जागरण का मतलब नए सोच वाले, विचारधारा वाले लोगों का उदय हुआ, जन्म हुआ, समझ में आया? तो ये हमारा हो सकता है यूरोप में राष्ट्रवाद उदय होने का मुख्य कारण। आगे समझते हैं बाबू, थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहला है जो हमारा फ्रांस की क्रांति है। तो यहाँ समझते हैं फ्रांस की क्रांति के बारे में। तो सबसे पहले देखो फ्रांस की क्रांति आप 1789 के बारे में जानते हो। तो फ्रांस में 3 क्रांति हुई थी, 1789, 1830 और 1848। तो 3 बार फ्रांस में क्रांति हुई थी, जिसमें हम एक को जानते हैं जिसको बोले 1789। साथ ही साथ 2 क्रांति और है, 1830, 1848। 3 बार क्रांति हुआ था। 1789 हमारा चर्चा में चलता है कि फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ। चलो अब समझते हैं 1789 में फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन था। राजतंत्रात्मक कहने का मतलब राजतंत्र शासन था, राजा का शासन चलता था, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, दूसरा कोई बन नहीं सकता है। मतलब जनता को कोई प्रावधान नहीं था कि तुम अपना राजा चुन सकते हो। जनता को कोई प्रावधान नहीं था, जनता को अपना ये प्रावधान नहीं था कि हम अपना राजा खुद से चुन सकते हैं। राजा का बेटा ही राजा बनता है, उस मतलब शासक को बोलते हैं राजतंत्र। कैसा तंत्र बोलते हैं? राजतंत्र। देखो फिर देखो फ्रांस का राजा लुई 16वां जो था वो निरंकुश शासक था। यानी कहने का मतलब है कि 1789 में जो फ्रांस का जो शासक था जिसका नाम था लुई 16वां, और वो निरंकुश शासक था। कैसा शासक था? निरंकुश। 175 वर्षों से स्टेट जनरल का बैठक नहीं हुआ था। कहने का मतलब है वहां पर एक असेंबली, जैसे हम लोग का कैसे होता है बैठक होता है ना, असेंबली है ना, असेंबली सभा होता है ना, लोकसभा सदन होता है ना, सदन में बैठक होता है। तो 175 वर्षों से यहाँ पर सदन में कोई बैठक नहीं हुआ था। वो भी कारण हो सकता है क्या? राष्ट्रवादी कारण, ठीक है। समाज में तीन वर्गों को समाज जो है 3 वर्गों में बट गया था। सबसे पहला वर्ग था पादरी, दूसरा कुलीन और तीसरा निम्न मतलब अन्य वर्ग, अन्य नीची वर्ग हो जाएगा। तो पादरी कहने का मतलब पुजारी, पादरी कहने का मतलब कौन वर्ग? पुजारी, जिसमें अमीर लोग आते थे, ठीक है। और कुलीन मतलब ये दोनों जो वर्ग था दो अमीर आते थे। और निम्न वर्ग में कहने का मतलब जो नीचे वर्ग में आ जाते थे, वो 3 वर्गों में समाज को विभाजित कर दिया, जिसमें असमानता की भावना जाग गई। असमानता कहने का मतलब है कि ये जो टैक्स जो चलता था, पादरी और कुलीन पर टैक्स नहीं लगाया जाता था, सुविधा भी इनको ज्यादा दिया जाता था। आपको याद होगा, पढ़ाए हैं, सुविधा भी ज्यादा पादरी को मिलता था, कुलीन वर्ग को भी सुविधा मिलता था, और टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। यही
निम्न वर्ग में टैक्स भी देना पड़ता था और उनको सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी। तो बताओ कि ये असमानता लाएगा कि समानता लाएगा? असमानता कहने का मतलब लोगों के बीच के अंदर क्या होगा? राष्ट्रवादी दो एक दूसरे में आक्रोश की भावना होगी ना, कि तोरा मिल रहा है, हमारा बहुत बड़ा सुविधा नहीं मिल रहा, तो दिक्कत है ना ये सब। अब देखो, समाज के लोगों पर टैक्स का बोझ अधिक हो गया। तो कैसे लोगों पर? निम्न वर्गों के लोगों पर जो टैक्स का जो बोझ हो गया वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब बताओ, टैक्स का बोझ बढ़ गया, अब सोचेगा क्या? टैक्स का बोझ अगर बढ़ गया है तो क्यों ना हम अब इससे हम आजादी करने के लिए, अब बताओ संख्या एक ना ज्यादा होगा निम्न वर्ग का ना, उच्च वर्ग का तो संख्या ज्यादा होगा नहीं, तो निम्न वर्ग का संख्या अगर ज्यादा था तो यहाँ से लड़ाई अब चालू होता है। कुछ का लड़ाई चालू होता है, तो लड़ाई चालू होता है किसका? राष्ट्रवादी का। बोलता है कि भैया हमरो तो चाहिए कुछ, हमरो तो प्रावधान मिलना चाहिए, तो यहाँ से राष्ट्रवादी भावना चालू होता है। अब समझते हैं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम क्या होता है? आपको पता है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुके हैं। लुई सोलावा को राजशाही का अंत, यानी लुई सोलावा का जो राजशाही शासन था वो अंत हो जाता है और जनतंत्र की स्थापना होती है, यानी राजतंत्र खत्म करके लोकतंत्र की स्थापना होती है, जनतंत्र का स्थापना हो जाता है, यानी जनता के अंदर ही शासन चलेगा, यानी जनता चाहे तो उस शासक को चेंज भी कर सकता है। आगे देखते हैं यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद का प्रसार, यानी जितने भी यूरोप में देश थे, अब मान लो यूरोप में जितने भी देश थे, जैसे फ्रांस में जो ये क्रांति हुआ, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस में राष्ट्रवादी भावना आई ना, तो बगल में जितना यूरोप में जितने देश थे सब में इस राष्ट्रवादी भावना का होड़ मच गया। ये फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति के कारण यहाँ पर राजतंत्र को हटा के लोकतंत्र को व्यवस्थित कर दिया गया। क्यों ना हम भी यही काम करते हैं तो हमारा भी देश क्यों ना सफल हो जाएगा। तो यहाँ से ये चालू होता है। अब इसमें कौन कौन से देश थे ज्यादातर भाग लेने वाले? इटली, जर्मनी, फ्रांस, सबसे ज्यादा यहाँ पर भावना जाग गई, राष्ट्रवादी भावना। आगे समझते बाबू। जैसे ये काम हुआ कि जैसे ही राजशाही शासन इसका खत्म हुआ तो संविधान बनाया। कब बनाया? तो 1791 में। कौन बनाया? तो फ्रांस में एक संविधान बना। फ्रांस में संविधान का निर्माण होता है 1791 ईस्वी में, और संविधान का निर्माण जब होता है तो 1793 में लुई सोलावा को फांसी दी जाती है। लुई सोलावा क्या दी जाती है? फांसी। और 1799 में नेपोलियन आता है और यहाँ की गद्दी पर बैठ जाता है, और गद्दी पर बैठ करके यहाँ शासन चलाता है और कुछ बहुत सारे सुधार भी ये लाते हैं। 1804 ईस्वी में इसको राजा बना दिया जाता है। कब बना दिया था? 18। कब आता है? 1799 में ये नेपोलियन आता है फ्रांस में, और 1804 ईस्वी में से यहाँ का राजा घोषित कर दिया जाता है। और जब राजा बनता है तो यहाँ की कुछ शासनिक व्यवस्था में सुधार, बहुत सारा सुधार लाता है। फिर देखो 1815 में युद्ध होता है। किसके साथ युद्ध होता है? तो यहाँ पर 1815 में यूरोप के कुछ लोग होते हैं, यूरोप में अगल बगल में कुछ लोग होते हैं, उससे इसका युद्ध होता है। किससे? नेपोलियन से युद्ध होता है, और नेपोलियन इस युद्ध में क्या हो जाता है? हार जाता है। हार जाने के बाद इसे 6 वर्षों तक सेंट हेलेना जेल में इसको बंद कर दिया जाता है। याद आ रहा होगा कुछ? सेंट हेलेना जेल में इसे क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। और सेंट हेलेना जेल में बंद कर दिया जाता है। 6 वर्षों के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी यहाँ से 1821 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाता है। किसका? नेपोलियन का यहाँ से मृत्यु हो जाता है। तो हम लोग अभी देखे हैं जो ये पूरा का पूरा, अभी हम थोड़ा सा अंदर फ्रांस के बारे में देखें। आगे क्या होने वाला है, बहुत सारा चर्चा होगा जिसमें यूरोप का क्यों कैसे। अब देखो इस क्रांति से थोड़ा सा तो ये तो फ्रांसीसी क्रांति थोड़ा सा तो प्रभाव डाल ही दिया था, थोड़ा क्या बहुत प्रभाव डाल दिया था। ये प्रभाव डालने के बाद साथ ही साथ पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी भावना जाग गई। राष्ट्रवादी भावना जागा, कुछ लोगों की मृत्यु हुई। क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? तो 1789। तो बोलेगा 1789 में। फिर बोलेगा उस लुई सोलावा कहाँ का शासक था? तो फ्रांस का शासक। कहाँ का शासक था? फ्रांस का शासक था। लुई सोलावा कैसा शासक था? निरंकुश शासक था। कैसा शासक था? निरंकुश शासक था। फिर ऐसा पूछ लेगा बाबू, लुई सोलावा की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में। उसे कौन सी फांसी की सजा सुनाई गई थी ना? फांसी की सजा सुना 99 बोले 1793 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। बोलेगा नेपोलियन फ्रांस कब आता है? तो 1799 में। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? 1821। नेपोलियन को कितने वर्षों तक जेल में बंद रखा था? 3 वर्षों तक। कौन से जेल में? सेंट हेलेना जेल में। सेंट हेलेना जेल में। सेंट हेलेना जेल में से क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ से ये भी पूछेगा बाबू, फ्रांस में कैसा शासक था? राजतंत्र शासक था। कैसा शासक था? राजतंत्र। 175 वर्ष। यहाँ पे फिर बोलेगा कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय समाज कितने वर्गों में विभक्त था? 3 वर्गों में। टैक्स किसको देना पड़ता था? निम्न वर्ग को। किसको वर्गों को? निम्न साधारण वर्ग को टैक्स देना पड़ता था। क्या पादरी को टैक्स दिया जाता था? नहीं देना पड़ता था, नहीं ना। उसमें सभी सुविधाएं भी उपलब्ध थी। उपलब्ध थी कि नहीं? तो उपलब्ध थी। समझ में है ना? ये बहुत सारे चीजों में यहाँ पे अटैच किए हैं। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग देखेंगे। जल्दी से नोट करो।